नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं स्वस्तिक एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर। प्रीवियसली हम देखे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, हमने फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पढ़ा था। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स सॉल्यूशन, राइट। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेस्ट। अब देखो, सबसे पहली चीज कि अगर हम प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हमको एमपी के कॉन्टेक्स्ट में ही प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट बतानी है, ना कि हमको जनरल पर्सपेक्टिव में जो हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट क्या क्या होती है, उस पर्सपेक्टिव में ना बताते हुए हमें एमपी के पर्सपेक्टिव में बताना है। तभी यू विल गेट अ वेरी गुड एंड डिसेंट मार्क, राइट। क्योंकि एमपी के पेपर में वो एमपी के रिलेटेड फॉरेस्ट की प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, ना कि इन जनरल फॉरेस्ट प्रॉब्लम। तो यू हैव टू वेरी स्पेसिफिक इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहली प्रॉब्लम फॉरेस्ट की इम्प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन। सबसे पहली फॉरेस्ट की प्रॉब्लम अगर बात करी जाए तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? इम्प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए, जैसे इम्प्रॉपर मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? इम्प्रॉपर मॉनिटरिंग का मतलब है कि दे आर नॉट, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आर नॉट एबल टू कंट्रोल illegal cutting of trees. Next, they are not able to control poaching or killing. So this is what improper monitoring, as well as next improper monitoring में कि they are not able to track the criminals and poachers. Next, they are not able to execute government schemes. They are not able to execute government schemes of state government as well as of central government. Means I can say that कि there is lack of proper coordination between state government officials and central government officials, right? That's why there is a huge problem of monitoring. Now, on the part of conservation, the forest officials are not adequately trained to control soil erosion and forest fire. Soil erosion and forest fire. Ab this will lead to the problem of forest degradation. This will lead to the problem of forest degradation, right? तो हम ना तो प्रॉपरली मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं, ना ही हम प्रॉपरली उसको कंजर्वेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मध्य प्रदेश फॉरेस्ट। नाउ we are moving toward next aspect of this problem. Next, lack of insecticide
एंड पेस्टिसाइड। अब देखो लेक ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड से किस तरह से फॉरेस्ट प्रॉब्लम वो है, इस चीज को समझते हैं। देखिए हमारे पास फॉरेस्ट में क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं। ट्रीज में क्या होती है, अधिकतर बहुत ही सारी डिसीजेस हो जाती हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ अटैक ऑफ इंसेक्ट्स। तो अब वो जो डिसीज हो गई हैं प्लांट में, इन ऑर्डर टू कर्ब दैट वी डू नॉट हैव मच अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। अब देखो अगर मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज में कौन सी डिसीज प्रिवेलेंट है, वो अगर आप यहां पर मेंशन करोगे तो यू विल फेच अ गुड मार्क। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे कि अगर हम टीक फॉरेस्ट की बात करें तो टीक फॉरेस्ट में दो तरह की बीमारियां हैं। एक तो है हिप्लोप्लूम और होप्लिया मैक्रेसिस। These are two disease prevalent in teak tree। और इससे क्या होता है, टीक ट्री की ग्रोथ बहुत ही रिटार्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही रिटार्ड हो जाती है, और जो उसका थिकनेस होना चाहिए वो भी कम होता है। तो ये दोनों डिसीज बहुत ही प्रिवेलेंट हैं। और ये डिसीज काहे से हो रही है, अटैक ऑफ इंसेक्ट्स इन द टीक ट्री। ऐसे ही आप साल ट्री में देखोगे तो एक डिसीज है होब्लो सेरेरिक्स। दिस डिसीज इज प्रिवेलेंट ऑन साल ट्री। और ये भी काहे के कारण होती है, अटैक ऑफ इंसेक्ट्स। काहे के कारण, अटैक ऑफ इंसेक्ट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारे एमपी में क्या हुआ कि लेक ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स के यूसेज के कारण क्या होता है, ट्रीज आर वल्नरेबल फ्रॉम द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स ड्यू टू विच सर्टेन डिसीजेज आर प्रिवेलेंट विच रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। और इन जनरल उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा फॉरेस्ट का, राइट। तो दिस इज द सेकेंड मोस्ट मेजर प्रॉब्लम। नाउ अगर हम नेक्स्ट एस्पेक्ट्स की बात करें तो तीसरा एस्पेक्ट क्या है, ग्रोथ ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ग्रोथ ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। अब देखो ग्रोथ ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स ये प्रॉब्लम कैसे है फॉरेस्ट की। तो देखो इसमें क्या होता है कि क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स के कारण, सपोज क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स को क्या बोलते हैं हम, बेल। अब जैसे ये मेरा ट्री है, सपोज ये मेरा ट्री है और इट इज इन नेसेंट स्टेज। अब ये जब नेसेंट स्टेज में रहेगा और यहां से क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स इसके सराउंडेड ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो यहां से कभी कभी क्या होता है कि यहां से ट्री का ब्रांचेस निकलने लगते हैं, और यहां से अगर ट्री का ब्रांचेस निकलेगा तो वो इकोनॉमिकली अनवायबल हो जाता है। कोई भी अगर टीक ट्री की बात करें या साल ट्री की बात करें तो जो उसका तना है वो एकदम स्ट्रेट होके लंबा जाना चाहिए और उससे ना कि ब्रांचेस निकलने चाहिए। अगर ब्रांचेस निकल जाते हैं तो उसका इकोनॉमिकल कॉस्ट मार्केट में रिड्यूस हो जाता है और बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस होता है, जिसके कारण हम उसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह में नहीं उतने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट। नाउ
नेक्स्ट lack of marketing and transportation facility. Lack of marketing and transportation facility. अब देखिए lack of marketing, अब देखिए फॉरेस्ट को हम क्या कंसीडर करते हैं? एज अ रिसोर्स। तो फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्रोड्यूस मिलते हैं। हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि फॉरेस्ट से फॉरेस्ट प्रोड्यूस में हमको मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जैसे हमने पढ़ा था टिम्बर मिलता है, बैम्बू मिलता है। ऐसे ही माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में हमने पढ़ा था कि हब्स, हर, आपका भिलावा, फिर आपका गम्स और तेंदुपत्ता। तो दीज आर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब जब इतना अमाउंट ऑफ चीज़ें मिलती हैं तो हमें उसकी क्या करने की ज़रूरत है? मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। अब मार्केटिंग करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जितनी ज़्यादा मार्केटिंग होगी उतना ज़्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज बिकेंगे। अब जितनी ज़्यादा मार्केटिंग होगी उतने ज़्यादा जब फॉरेस्ट रिसोर्सेज बिकेंगे तो फॉरेस्ट की क्या होगी? इनकम होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इनकम होगी, और इनकम होगी तो ज़्यादा से बेहतर हम उसको कंजर्व कर पाएंगे, बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे। तो लैक ऑफ मार्केटिंग इज अ मेजर कॉज जिसके के कारण हमारे प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, वो उतने सोल्ड नहीं होते हैं। ये भी जैसे कि जैसे हम ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की बात करें। अब देखो फॉरेस्ट वगैरह जो एरिया होता है वो बहुत ही रिमोट एरिया होता है, राइट। अब देखो वहाँ पर बहुत ही रिमोट एरिया है और वहाँ पर अगर कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल रहा है तो हमें वहाँ पर उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, और उसका जो कलेक्शन होगा उसको मार्केटिंग तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। लेकिन बट क्या होता है, बहुत ही रिमोट एरियाज़ में क्या होता है, ना तो हमारा उतना रेलवे का पेनिट्रेशन है और ना ही हमारा उतना रोड्स पेनिट्रेटेड है कि वो एकदम ही आपको एकदम फॉरेस्ट के इंटीरियर एरिया में जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो द हिंड्रेंस, राइट। नाउ अगर हम देखो इसके लिए तो फिर भी लैक ऑफ मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है आजकल। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमने प्रीवियस क्लास में भी कुछ डिस्कस करा ही होगा कि लैक ऑफ मार्केटिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट इज एक्टिवली इंट्रोड्यूस सम कंसेप्ट लाइक जड़ी बूटी बैंक, इन पचमढ़ी, अब देखिए इसका एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट बताता हूँ। पचमढ़ी में क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा जंगली प्याज मिलती है, उसका एक ऑयल बनाते हैं वो लोग, और वो जो ऑयल है प्याज वाला, उससे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, यू नो, जॉइंट पेन वगैरह वो सब दूर होता है। तो वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। फिर दूसरा संजीवनी सेंटर। तो पहला अगर संजीवनी सेंटर की बात करें तो वो भोपाल में है, राइट। और ऐसे एमपी में 27 सेंटर्स आर वर्किंग, राइट। फिर बैम्बू समिट्स का ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम बैम्बू से बने हुए प्रोडक्ट को एग्जिबिट करते हैं और बताते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं। तो इन सब के कारण जो मार्केटिंग वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो रही है धीरे धीरे, और गवर्नमेंट भी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन सच टाइप ऑफ इवेंट्स, राइट। अब देखिए ये जो संजीवनी सेंटर्स हैं, इनका क्या काम क्या है? ये हर्ब्स, जितनी भी औषधि फॉरेस्ट से निकलती हैं उनके कलेक्शन में और उनको बेचने का काम कौन करता है? संजीवनी सेंटर्स। अब देखिए अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में आप देखिए कि डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं कि काढ़ा पियो, और काढ़े में क्या होता है? हर्ब्स और शब्सी होती हैं, जो भी होता है हर्ब्स होती हैं मेनली। तो जैसे कि हर्र हुआ या बहेरा हुआ या बहुत सारी जैसे जो भी चीज़ें हैं वो अधिकतर हम वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं, राइट। तो
इसका लेक ऑफ मार्केटिंग को दूर करने के लिए गवर्नमेंट इज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। नाउ ड्रॉट, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ड्रॉट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आप वेस्टर्न साइड ऑफ मध्य प्रदेश देखेंगे तो हमने देखा था फिजियोग्राफी वाले लेक्चर में कि वेस्टर्न साइड ऑफ एमपी में कितनी बारिश होती है, 50 to 75 सेंटीमीटर। अब कोई भी फॉरेस्ट को ज़्यादा अच्छा फॉरेस्ट कौन होगा, जहां पर ज़्यादा अच्छी बारिश होगी वो ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होंगे। अब क्या होता है, अगर हमने कोई फॉरेस्ट लगाया, मतलब कोई फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करा किसी भी एरिया का, अगर वो वेस्टर्न पार्ट में है तो वहां पर इनिशियली बारिश कम होगी। अब बारिश कम होगी तो इनिशियल लेवल में उसकी ग्रोथ कम होती है, और कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी साल बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पर जो भी ट्री प्लांट करे गए हैं वो सूख जाते हैं और उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है फॉरेस्ट का, राइट। तो जो ड्रॉट है स्पेशली वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी, ये बहुत ही बड़ी समस्या है और इस समस्या को दूर करना ही चाहिए और पड़ेगा ही। अब देखिए 6th प्रॉब्लम क्या है, डिफॉरेस्ट्रेशन। सिक्स्थ प्रॉब्लम क्या है, डिफॉरेस्ट्रेशन। अब देखो डिफॉरेस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, ये एमपी के पर्सपेक्टिव में आपको समझने की जरूरत है। डिफॉरेस्ट्रेशन सबसे पहला शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और दूसरा जो एमपी में प्रिवेलेंट है ग्रेजिंग। तो आइए बात करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की। अब देखिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, चूंकि एमपी इज ट्राइबल स्टेट। अगर ट्राइब की बात करें तो समथिंग अराउंड 21.9% जो भी एमपी में पॉपुलेशन है वो क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ट्राइबल पॉपुलेशन रिसाइड्स इन वेयर, इन फॉरेस्ट एरिया। अब उनको अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं और वो लैंड को काहे में कन्वर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ कुछ ट्राइब्स का बताता हूँ कि वो जो एग्रीकल्चर करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, उसको क्या क्या बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बेवार। बेवार इज अ टाइप ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रिवेलेंट इन एमपी। ये कौन सी ट्राइब करती है, बेगा ट्राइब। कौन सी ट्राइब करती है, बेगा ट्राइब। दूसरा बारी नायक। बारी नायक एग्रीकल्चर कौन सी ट्राइब, गोंड, राइट। तीसरा चिमाता, ये कौन करते हैं, भील। तो अब देखो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करने से भी क्या होता है, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्ट्रेशन होता है, और डिफॉरेस्ट्रेशन होता है तो उससे क्या होता है कि फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं एमपी में, कम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं एमपी में, कम हो रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम हमने क्या बताई कि डिफॉरेस्ट्रेशन काहे से हो रहा है, ग्रेजिंग से हो रहा है। अब देखिए डिफॉरेस्ट्रेशन ग्रेजिंग से कैसे हो रहा है वो भी समझिए। देखिए क्या होता है कि जो वाइल्ड आपके कैटल्स पॉपुलेशन है वो क्या करती है, फॉरेस्ट एरियाज में जाके ग्रेजिंग करती है। अगर ग्रेजिंग करेंगे वो लोग, तो ग्रेजिंग करने से क्या होता है, ग्रेजिंग करने से जो प्लांट की रूट्स अंदर रहती हैं तो वो क्या रहती हैं, वो लोग ग्रेज कर करके वो प्लांट को डिस्टर्ब कर देते हैं और उखाड़ देते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि जो सॉइल रहती है वो
आपकी लूजली हेल्ड रहती है। अगर कोई प्लांट है और वो पूरा ही अंदर जड़ तक गड़ा हुआ है तो क्या होता है, अगर जड़ तक गड़ा है तो उसकी जो सॉइल रहेगी वो कॉम्पैक्ट रहेगी, बट अगर धीरे से उसमें क्या हुआ, ग्रेजिंग के कारण उस प्लांट को डिस्टर्ब करा गया तो उसकी रूट्स भी डिस्टर्ब होती हैं, और रूट्स डिस्टर्ब होने के बाद क्या होता है कि जो सॉइल का कॉम्पैक्शन रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है, और सॉइल का अगर कॉम्पैक्शन कम हो गया तो वो क्या क्रिएट करता है, सॉइल इरोजन। जब भी कभी बहुत तेज आंधी होगी या बारिश होगी तो जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है, सॉइल इरोजन होता क्या है वो समझने की कोशिश है। देखिए टेक्निकल टर्म में अगर मैं सॉइल इरोजन को डिफाइन करूं तो सॉइल इरोजन इज रिमूवल ऑफ 3 सेंटीमीटर लेयर, रिमूवल ऑफ 3 सेंटीमीटर फर्टाइल और टॉपमोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। अब देखो सॉइल इरोजन ने क्या करा, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज करी। अब सॉइल की अगर फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या ट्री ग्रो कर पाएंगे, नहीं, तो फॉरेस्ट ग्रो हो पाएगा, नहीं, तो इट विल लीड टू व्हाट, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इट विल लीड टू व्हाट, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। नाउ next problem, lack of production of medical plants। अब देखिए हमने देखा था कि एमपी में 22% प्रोडक्शन होता है हर्ब्स का, किसका, 22% प्रोडक्शन होता है हर्ब्स का। अब देखो इसको इंक्रीज करने की जरूरत है, इसको इंक्रीज करने की जरूरत है, और इसको इंक्रीज करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि हाल ही में कोविड-19 एक डिसीज है जिसमें कि आप देखोगे हर्ब्स के द्वारा काढ़ा वगैरह बनाया जा रहा है, और हर्ब्स के ही द्वारा बहुत सारी डिफरेंट मेडिसिन्स बनाई जा रही है। जैसे बाबा रामदेव वगैरह को आप देख रहे होंगे, वो हर्ब्स के द्वारा कई तरह के उन्होंने जैसे एक वैक्सीन भी डेवलप करा था, वो हर्ब्स से ही बना के डेवलप करा था, जैसे कि अश्वगंधा वगैरह जो भी है। कोरोनिल एक वैक्सीन आया था, वो वहाँ से बाबा रामदेव ने हर्ब्स के ही थ्रू डेवलप करा था। तो हर्ब्स का प्रोडक्शन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर हो सकता है फॉरेस्ट की अर्निंग में। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, अर्निंग टू द फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट इज, यू नो, इन जनरल प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लाइक क्लाइमेट चेंज। तो ये बहुत ही इन जनरल प्रॉब्लम है, बट आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण भी हमारे वहाँ क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट है वो उतना नहीं हो रहा है जितना अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एमपी, राइट, दिस इज ऑल अबाउट फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एमपी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड इट्स सॉल्यूशन। What will be the various solution in order to curb the problems of forest in MP, right? Solution. सबसे पहला, हर डिस्ट्रिक्ट की एमपी में राइट नाउ देयर आर 52 डिस्ट्रिक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हर डिस्ट्रिक्ट की फॉरेस्ट मैपिंग होना चाहिए,
राइट। अब अगर हर डिस्ट्रिक्ट की फॉरेस्ट मैपिंग करेंगे तो हमको हर डिस्ट्रिक्ट का क्या पता चल जाएगा, फॉरेस्ट कवर पता चल जाएगा। और जहां पर भी 1/3 ऑफ एरिया से फॉरेस्ट कम होंगे वहां पर हम मैपिंग करके क्या लगा सकते हैं, फॉरेस्ट। और इससे क्या होगा कि इवनली फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूट होगा और एमपी में बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा। तो अगर हम फॉरेस्ट मैपिंग करेंगे तो इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया ऑफ एमपी। अगर हम देखेंगे फॉरेस्ट पॉलिसी 2005 की बात करें तो फॉरेस्ट पॉलिसी 2005 भी क्या बोलती है, देयर मस्ट बी 1/3 फॉरेस्ट एरिया ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एमपी, राइट। तो हमें फॉरेस्ट मैपिंग करते आना चाहिए, राइट। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो अगर हमारा कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स अच्छे से बेहतर होंगी कि नहीं होगी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, जिससे हम फॉरेस्ट को प्रॉपर तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। अब देखो कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से एक चीज का और फायदा है, मॉनिटरिंग प्रॉपर होगी। तीसरी चीज कि हमें एक फॉरेस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये जितना भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगा, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगी वो कौन सा डिपार्टमेंट करता है, फॉरेस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट। लेकिन बट एमपी में ये फॉरेस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट करेंगे तो जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होंगी फॉरेस्ट रिलेटेड उसको ये कोऑर्डिनेट करेगा, उसको ये मैनेज करेगा और उसको प्रॉपरली फाइनेंस करेगा। इसी के साथ एक और हमें मध्य प्रदेश वन विकास निगम भी है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड ये कब फॉर्म हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये है 24 जुलाई 1975 को फॉर्मेशन हुआ था। इसका काम क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज करना। इसका मेन पर्पस और मेन काम क्या है, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना, राइट। तो देखो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत जरूरी है फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रेगुलेट करना और उस एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो सॉल्यूशन हो सकता है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सॉल्यूशन बन सकता है वो क्या है कि देयर मस्ट बी अमेंडमेंट, देयर मस्ट बी अमेंडमेंट इन फॉरेस्ट एक्ट। अब देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर बात करें तो उसमें जो एनिमल की पोचिंग और हंटिंग है वो क्या है, हीनियस क्राइम, वो क्या है, हीनियस क्राइम। बट फॉरेस्ट एक्ट है उसमें इलीगल कटिंग ऑफ ट्री इज नॉट एन हीनियस क्राइम, इलीगल कटिंग ऑफ ट्री इज नॉट एन हीनियस क्राइम। तो अगर हम इसको हीनियस क्राइम बनाएंगे इस एक्ट को अमेंड करके तो वो क्या होगा, एज अ डेटरेंट। वो कैसा एक्ट करेगा, एज अ डेटरेंट। और लोग क्या करेंगे, इस इलीगल कटिंग को करना बंद करेंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फास्ट ट्रैक फॉरेस्ट ट्रिब्यूनल। जैसे कि हम ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो वो ग्रीन ट्रिब्यूनल काहे से रिलेटेड रहती है? एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से। ऐसे ही हमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फास्ट ट्रैक फॉरेस्ट ट्रिब्यूनल करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं रिलेटेड टू फॉरेस्ट क्राइम, पेंडेंसी ऑफ केसेस रिलेटेड टू फॉरेस्ट क्राइम विल रिड्यूस, वो क्या हो जाएंगे? रिड्यूस। और जब लोगों में ये अवेयरनेस आएगी कि इलीगल कटिंग ऑफ ट्री इज अ हीनियस क्राइम, तो वो लोग डरेंगे और हमारा फॉरेस्ट का कटिंग नहीं होगा। अब देखिए और भी कुछ बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस हैं, वो जानते हैं। कि प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म एंड हर्बल मेडिकल टूरिज्म। अब देखो, प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म एंड हर्बल मेडिकल टूरिज्म, इन सब से भी क्या होगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इनकम इंक्रीज होगी, इनकम विल इंक्रीज। क्या होगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इनकम इंक्रीज होगी प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म से और हर्बल मेडिकल टूरिज्म से। अब देखो, हर्बल मेडिकल टूरिज्म मतलब वही हमारा जो केरला में नेचुरोपैथी वाला कंसेप्ट है ना, वही हर्बल मेडिकल टूरिज्म वाला कंसेप्ट होगा और लोगों को एज अ सॉर्ट ऑफ रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन। राइट नाउ डेज आप देख ही रहे होंगे कि 4 महीने से एक ही चीज़ चल रही है, डिप्रेशन, और पूरा ही बॉलीवुड में डिप्रेशन ही मचा हुआ है। तो वो लोग जाके यहाँ पर गेट रिफ्रेशेंड, राइट, एंड गेट रिजुनोवेट, और जो भी डिप्रेशन वगैरह है वो नेचुरोपैथी से रिलीज़ कर सकते हैं। और ये एक अच्छा माध्यम है, यहाँ से हमारी अर्निंग भी होगी और लोगों को एज अ रिलीफ भी मिल पाएगा। इको टूरिज्म जैसे कि हम क्या बना रहे हैं? जंगल सफारी। मध्य प्रदेश ने जंगल सफारी कहाँ बना रखी है? राइट, मुकुंदपुर, सतना। ये काहे के लिए बनाई है? फॉर वाइट टाइगर्स। तो दिस इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, दैट इज प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म एंड हर्बल मेडिकल टूरिज्म। नेक्स्ट सॉल्यूशन, देयर मस्ट बी प्रमोशन ऑफ there must be promotion of forest based industries। प्रमोशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब देखो, प्रमोशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से क्या होगा? इट विल cater the problem of, or it will generate employment to the forest dwellers। क्या प्रोवाइड करेंगे वो? एम्प्लॉयमेंट। जैसे बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्री में देखो कि तेंदू पत्ता जो कलेक्ट करते हैं, उनको समर के टाइम पे उतना एग्रीकल्चर नहीं रहता है, तो वो उस एक्टिविटीज से अपनी इनकम जनरेट करते हैं। तो ये भी एक अच्छा एस्पेक्ट है। एक तो इंडस्ट्री का सेटअप भी होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और वो एरिया का डेवलपमेंट भी होगा,
राइट। और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप होने से वो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको मार्केटिंग भी मिलेगी। क्या मिलेगी? मार्केटिंग भी मिलेगी। तो सबसे पहले जो 4-5 चीज़ें वो एक साथ ही लिख लो कि सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, दूसरा फॉरेस्ट प्रोडक्ट को मार्केटिंग मिलेगी, तीसरा रीजन का डेवलपमेंट होगा, और चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गेट बूस्ट and it will provide income of forest will increase. It is last but not least, right? Training. किसको? फॉरेस्ट एम्प्लॉयज को। किस चीज की ट्रेनिंग देना? सबसे पहला सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने की, दूसरा फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने की, तीसरा आर्म्स एंड एम्यूनेशन की, जिससे वो इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज को चेक कर सकें। काहे की ट्रेनिंग? आर्म्स एंड एम्यूनेशन की। और चौथी चीज, उनको मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छे से फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके और डिग्रेड होने से बचा सकें। देखो, फॉरेस्ट जो है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स जो कि बहुत ही वैल्यूएबल्स आइटम्स देता है रिलेटेड टू आवर बेसिक नीड्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेस्ट पॉलिसी 2005। देखो, फॉरेस्ट पॉलिसी 2005 ये पूछ चुके हैं मेंस में 6 मार्कर में 2015-16 में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी पॉलिसीज़ हो किसी से भी रिलेटेड, तो वो मध्य प्रदेश का ट्रेंड बन गया है कि वो पॉलिसी वगैरह पूछते हैं। जैसे एक बार उन्होंने मिनरल पॉलिसी पूछी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी पूछ चुके हैं। तो हमेशा पॉलिसी से रिलेटेड उनके हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, 5-6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट और उनका एम, ये देखो स्ट्रक्चर्ड वाइज हमको ये चलना है। एक तो सबसे पहले कि ये कब आई थी, दूसरा डेट, हमें डेट पता होना चाहिए कि ये कब आई थी, राइट। फिर दूसरा हमें इसका एम पता होना चाहिए, और तीसरा हमें इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस पता होना चाहिए। तो इन तीन चार चीज़ों में इम्पॉर्टेंट प्रोविजन में हमको 4, 5, 6 इम्पॉर्टेंट प्रोविजन लिखना आना चाहिए, और इसमें आपको 6 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से इस
को प्रेजेंट करोगे। तो देखो सबसे पहली अगर मैं बात करूं, सबसे पहली मध्य प्रदेश की पॉलिसी फॉरेस्ट रिलेटेड कब आई थी? 1952 में। कब आई थी? 1952 में। फिर ये जो फॉरेस्ट पॉलिसी 2005 है, ये कब आई? इसने किसको रिप्लेस करा? 1952 फॉरेस्ट पॉलिसी को इसने रिप्लेस करा। और ये कब आई? 4 अप्रैल 2005, राइट। अब देखो इसका एम क्या है? इसका एम वही सिमिलर एम है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस, राइट। कंजर्व करना, उनका मैनेजमेंट करना और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स करना, ये 3 चीजों का उसका क्या है? एम। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं? इसमें इंपॉर्टेंट कुछ प्रोविजंस हैं कि जैसे मैं एक बता ही चुका था कि सबसे पहला प्रोविजन क्या है यहां पर? एमपी के फॉरेस्ट एरिया को, एमपी के फॉरेस्ट एरिया को 1/3 बनाना, किसके? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एमपी के। राइट, क्या बनाना? 1/3 बनाना। फिर दूसरा चीज, इनलिस्ट करना। क्या इनलिस्ट करना? 10% एरिया किसी भी फॉरेस्ट का इनलिस्ट करना, 10% एरिया फॉर इंटेंस टिम्बर प्रोडक्शन। क्या करना? इनलिस्ट करना 10% एरिया फॉर इंटेंस टिम्बर प्रोडक्शन। यह अलग से हर फॉरेस्ट एरिया में डेजिग्नेट करना चाहिए ताकि जो मार्केट में टिम्बर की डिमांड और सप्लाई है वो यूनिफॉर्मली मेंटेन रहे। क्या रहे? यूनिफॉर्मली मेंटेन रहे। अगर हम इनलिस्ट कर देंगे तो हमारा टिम्बर का प्रोडक्शन भी प्रॉपर हो जाएगा, और हम अगर एक सेपरेट एरिया डेजिग्नेट करते हैं तो उनका कंजर्वेशन, उनका मैनेजमेंट और उनकी मॉनिटरिंग, तीनों चीज ही अच्छी और व्यवस्थित हो पाती है, राइट। अब देखिए तीसरा एस्पेक्ट है फॉर ये पॉलिसी का कि आप देखिए फॉरेस्ट में क्या रहते हैं? एनिमल्स रहते हैं, कैटल्स वगैरह रहते हैं, और फॉरेस्ट के आसपास आप देखिएगा कि एग्रीकल्चर लैंड रहती है। तो क्या होता है, जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं वो एग्रीकल्चर्स को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उस एवज में फार्मर्स का नुकसान ना हो उसके लिए भी ये पॉलिसी में प्रोविजंस दिए गए हैं, और उनको उन चीज़ का लॉस कवर करने के लिए भी प्रोविजंस दिए गए हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या करना? इंक्रीज करना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना ताकि ज़्यादा अच्छा हम फॉरेस्ट एरिया बढ़ा सकें, क्योंकि जितना पैसा आएगा उतने ज़्यादा आप फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने में वो हेल्पफुल रहेगा, राइट। देखो फॉरेस्ट पॉलिसी में प्रोविजन है
और क्या प्रोविजन है कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, क्या है और क्या प्रोविजन है, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। और नेक्स्ट कि वही कॉमन है कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, राइट। तो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ एमपी। अब देखिए ऐसे तो बहुत सारे ही इसमें प्रोविज़न है, बट आपको सिर्फ 5, 6 या 7 प्रोविजंस आपको इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए, और उसमें भी 5 ही प्रोविज़न लिखना है जो आपको प्रॉपरली लिख पाओ। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेस्ट पॉलिसी 2005। नाउ दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए नाइस डे। और अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और प्लीज़ अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, प्लीज़ मार्क माय वर्ड, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज रिजॉल्व होगी डेफिनेटली, इट्स माय श्योरिटी, 100% आपकी क्वेरीज रिजॉल्व होगी। और अगर आपको कुछ इस वीडियो लेक्चर में और कुछ एडिशन और या अपना ऐड ऑन देना है या कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही स्वास्तिक एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि किसी भी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।